बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़हनी सेहत डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मसूद खोखर के साथ आज इत्तेफाक से कोई इमरजेंसी मीटिंग थी जिस वजह से भट्टी साहब को जाना पड़ गया और हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन गालिबन अभी वो मीटिंग का सिलसिला ज़रा लंबा हो गया, इस वजह से वो वापस तशरीफ़ नहीं लाए। तो आज जो स्टूडियो इंजीनियर्स हैं वाजिद साहब, उन्होंने फिर मुझे रिक्वेस्ट की कि आप सोलो प्रोग्राम मतलब अपने तौर पर ना आज का जो टॉपिक है उसको कवर करें। तमाम नाजरीन सामीन की खिदमत में ढेरों दुआएं, अल्लाह करीम सबको सेहत और सलामती अता फ़रमाए और खुसूसन ज़हनी और रूहानी तौर पर सबको अल्लाह ताला सुकून अता फ़रमाए। जो आज कल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेसुकूनी और एक बेचैनी और एक बेकरारी की कैफियत है। इसी जैसे पिछला जिस तरह मौजू था हमने डिस्कस किया था कि पैनिक अटैक और हार्ट अटैक, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि पैनिक अटैक जो ना ये एक एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर होता है, यानी एंग्ज़ाइटी की एक ख़ास कैफियत होती है जो बड़ी शिद्दत से आती है और उसमें ऐसे लगता है इंसान को जैसे वो उसको दिल की शायद तकलीफ़ हो रही है और शायद अब उसकी ना जान निकल जाए, जबकि ऐसा इनफेक्ट होता नहीं है। और वो हमने फ़र्क किया था कि हार्ट अटैक में और पैनिक अटैक में या पैनिक डिसऑर्डर में क्या क्या फ़र्क क्या होता है, ये लास्ट प्रोग्राम हमने कवर किया था। इस दफ़ा हम ये करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक के अलावा और क्या क्या जिस्मानी तकलीफ़ें हैं जो मतलब लोग लेकर आते हैं जिनकी बज़ाहिर कोई जिस्मानी तौर पर कोई बीमारी या कमज़ोरी नहीं होती है। ये पिछले जो हम क्लिनिक करते रहे या हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हम देखते रहे, उन ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पर या उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये मतलब आज का जो मौजू है ये हमने सेलेक्ट किया है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तकरीबन क्लिनिक में जितने भी लोग आते हैं ना, हर मरीज़ कहता है कि मुझे सर में तकलीफ़ है। जब हम तफसील पूछते हैं कि ज़रा आप डिटेल से बताएं, तफसील से बताएं सर में क्या तकलीफ़ होती है, तो कहते हैं जी कभी इधर दर्द होता है, कभी इधर प्रेशर होता है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि सर के एक हिस्से में दर्द है, राइट साइड पर दाएँ तरफ या बाएँ तरफ दर्द है और एक बोझ और प्रेशर है। बाज़ वो बोझ प्रेशर आँखों के ऊपर भी महसूस होता है, दर्द होती है। ज़्यादातर ये लोग जो ना ये बहुत सारे इन्होंने टेस्ट करा चुके होते हैं या हमारे पास जब आते हैं तो हमें भी रिक्वेस्ट करते हैं हमारे टेस्ट कराएं, यानी सीटी स्कैन जो दिमाग का होता है उसका टेस्ट या एमआरआई स्कैन एक होता है, ये यानी एक्सरेज जो होते हैं ना सर के, उसके अलावा ये टेस्ट हैं। तो वो ऑलरेडी करवा के आए होते हैं और ज़ाहिर है उनकी रिपोर्ट तो नॉर्मल आती है। फिर वो परेशान थोड़े हो जाते हैं कि यार मेरी तकलीफ़ उसी तरह बरकरार है और रिपोर्टें मेरी ठीक हैं, आखिर मेरा मसला क्या है, ये क्वेश्चन उनके जहन में होता है, उलझन होती है। फिर जब हम ज़्यादा डिटेल से तफसील से बात करते हैं तो पता चलता है कि साथ ही साथ सर दर्द के अलावा ना उनकी नींद जो है ना वो ठीक नहीं है। नींद में जो मसाइल होते हैं अमूमन ये लोग जो हमें बताते हैं जब हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि या तो नींद बहुत ही डॉक्टर साहब हल्की है, कच्ची पक्की जिसको नींद कहते हैं, लाइट स्लीप जिसको कहते हैं। यानी वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब, बल्कि जब घर वाले साथ फैमिली मेम्बर आए होते हैं तो वो भी कहते हैं कि जी ये सो खराटे ले रहे होते हैं। अच्छा, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब आप यकीन करें, मैं कसम दे के कह सकती हूँ कि मैं बस ऐसे लगता है मैं जाग रही हूँ या जाग रहा हूँ, और ऐसे ख्वाब से आते रहते हैं तरह तरह के। ज़्यादातर ये जो ख्वाब आते हैं वो ज़्यादातर परेशान कुन ही इसमें ख्वाब आते हैं, लेकिन वो नींद जो होती है ना एक सही सुकून वाली गहरी नींद, वो नहीं होती है इनकी। तो सर दर्द के साथ ये अमूमन मैंने देखा है कि ये एक अलामत या तकलीफ़ भी साथ शामिल होती है। फिर हम फर्दर जब पूछते हैं तो ज़्यादातर इसमें लोग फिर कहते हैं इधर गर्दन के पट्ठों में इधर भी दर्द है, पट्ठे खिंच जाते हैं, नीचे कमर में दर्द अक्सर लोग बताते हैं और उसको भी बेतहाशा टेस्ट वगैरह भी होते हैं जिनका मैंने जिक्र किया पहले। एक्सरेज भी हो जाते हैं, सीटी स्कैन भी बाज़ दफ़ा हो जाते हैं और उनमें उमूमन कोई ख़ास चीज़ मिलती नहीं है, या अगर मिलती हुई तो बड़ी मामूली सी कोई चीज़ जिसकी कोई बहुत क्लिनिकल यानी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कोई उसकी इम्पॉर्टेंस भी नहीं होती। यानी नॉर्मल स्टडी रिपोर्ट हमारे पास जो आती है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं एमआरआई स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन, जब उनकी रिपोर्ट आती है जो स्पेशलिस्ट होते हैं माशाल्लाह
और वो सब्जेक्ट में बड़े माहिर होते हैं, वो नॉर्मल स्टडी नीचे आ जाती है, रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन मरीज़ को फिर भी तसल्ली नहीं होती है, यानी क्वेश्चन यही जहन में चलता है फिर आखिर मुझे क्या है, मेरी तकलीफ़ क्यों बरकरार है। सो उसमें फ़र्दर जब हम डिटेल से फिर लेते हैं तो ज़्यादातर फिर लोग जो है ना 2 तरह की अलामात, या उसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स वाली अलामात ज़्यादा मिलती है हमें, या क्लिनिकल डिप्रेशन वाली। तो हम सादा अल्फाज में, वैसे तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का पूरा एक चैप्टर है जिसमें दर्जनों के हिसाब से मुख्तलिफ आगे ये बीमारियाँ होती हैं, जिनमें बुनियादी होता है बहुत ही घबराहट, खौफ, बेचैनी, उलझन और हर वक्त ना अंदेशे और नेगेटिव थॉट्स माइंड में चलती रहती हैं। यानी इनका पैटर्न एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का जो होता है अलामात का, वो इस तरह का होता है कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा। मसलन घर से अगर उनका कोई फैमिली मेम्बर गया है, हस्बैंड गए, बच्चे गए हैं, तो उनके जहन में ये अंदेशा आता है कि उनको कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना गया हो, या मतलब कल मैंने जाना है तो कुछ हो ना जाए। तो ये एक अंदेशा और एक जिसको कहते हैं कि टेंशन और एक खौफ हर वक्त मुसलसल यानी उनके जहन पर सवार रहता है। तो जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं जिसमें उसकी आगे उसकी भी दर्जनों के हिसाब से आगे इकसाम है, यानी उनके मुख्तलिफ अलामात हैं और उनमें फ़र्क है डिसऑर्डर्स में ना। जब हम डायग्नोज करते हैं तो अलामात से और डिटेल इंटरव्यू करने के बाद हमें पता चल जाता है। लेकिन उसमें जो यानी उसकी जो अलामात में जो मेन जो चीज़ें होती हैं ना, ये वाले लोग जिनको क्लिनिकल डिप्रेशन होती है, मैं सर दर्द की बात करूं कि सर दर्द तो होता ही होता है, लेकिन साथ जब हम पूछते हैं कि और क्या क्या अलामात होती हैं और क्या कमज़ोरियाँ या तकलीफ़ें आप महसूस करते हैं, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब दिल बड़ा अंदर से परेशान रहता है, हर वक्त अफसरदा रहता है। अल्लाह का शुक्र है मामलात ठीक हैं, मतलब मियाँ भी ठीक है, बच्चे ठीक हैं, सारा निज़ाम ठीक है, लेकिन मेरा दिल खुश नहीं होता है। अगर मर्द नज़र आते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि बीवी मेरी बहुत अच्छी है, खिदमतगार है, सब ठीक है, ऑल ओके, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा दिल अंदर से खुश नहीं है। परेशानी, हर वक्त परेशानी के बादल छाए रहते हैं दिल के ऊपर, अजीब एक मायूसी सी, अफसरदगी सी, और जैसे मतलब जिसको ब्लूज़ भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको डिप्रेशन ऑफ मूड भी कहते हैं। कहते हैं कि ये इस तरह की कैफियत जना ये हर वक्त मुझे अपनी गिरफ्त में रखती है। मैं दिल से नहीं खुश हो रहा होता हूँ, अगरचे मैं लोगों के साथ मिलते जुलते ज़रा थोड़ा भरम रखने के लिए या एक थोड़ा सोशलाइज़ करने के लिए मैं हंसता हूँ, लेकिन ऐसे लगता है वो हंसी मेरे दिल से नहीं होती है। तो एक तो ये मुसलसल ही कैफियत रहती है, और इसमें चाहे वो बंदा कितना ही नेक नमाजी है, चाहे कितना परहेजगार है, चाहे वो जिस भी यानी कैटेगरी का ना, क्योंकि ये क्लिनिकल डिप्रेशन ये एक बीमारी की कैफियत होती है, तो वो सब ही इसी तरह बताते हैं कि एक स्टेज पर डॉक्टर साहब लगता है जैसे मेरी बस हो गई है। साथ जब मज़ीद हम पूछते हैं और क्या कमज़ोरियाँ हैं, तो फिर इसमें अक्सर लोग बताते हैं कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, जिन चीज़ों में मेरी दिलचस्पियाँ थीं, पहले मुझे मज़ा आता था, मैं इंजॉय करता था या मैं करती थी, इंजॉय करती थी, कहते हैं उनमें भी अब वो बात नहीं रही है डॉक्टर साहब। फिर उसके बाद हम पूछते हैं और क्या है, फिर कहते हैं कि जिस्मानी बहुत थकान, कमज़ोरी। ज़्यादातर इसमें लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि अब तो डॉक्टर साहब मुझसे ना थोड़ा सा जो रूटीन का काम होता है ना, चाहे वो ऑफ़िस का काम हो चाहे घर का काम हो, कहते हैं वो भी मुझसे नहीं किया जाता है। मैं थोड़ी देर अगर करूँ तो ऐसे लगता है थक हार के ना, जैसे चूर चूर जैसे बंदा होता है ना, जिस्म का एक एक अंग मतलब जोड़ ऐसे लगता है उसमें दर्द है और तकलीफ़ है, बस मुझसे नहीं होता है। फिर हम डिटेल से और पूछते हैं, क्योंकि हमारा क्लिनिकल डिप्रेशन और क्लिनिकल एंग्जाइटी जो सबसे ज़्यादा कॉमन इस वक्त ये बीमारी है, यानी इस हद तक ये कॉमन है, इतनी आम हो चुकी है कि हॉस्पिटल्स जितने भी हैं उनमें जितने लोग जाते हैं ना हर रोज़ चेकअप के लिए, चाहे वो जिस वजह से भी जाते हैं, ज़्यादा हमारे लोग जो ना वो आते जिस्मानी ज़ाहिर तकलीफ़ों के साथ या जिस्मानी अलामात के साथ ही आते हैं, जिसमें आज हमने सर दर्द या हेडेक के बारे में ये हमने किया कि जब हेडेक होती है तो क्या उसकी भी कोई नफ्सियाती ज़हनी कोई बीमारी कमज़ोरी जो आहिस्ता 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 बन रही है और उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है, उसका शिकार तो नहीं है बंदा, और खाम खा इतने टेस्ट और इतनी दवाइयाँ रंग रंग की खा खा के कई दफ़ा मैदा भी जवाब दे जाता है, लोगों को जिगर जवाब दे जाता है, गुर्दों पर असर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि दर्द की जो दवाइयाँ ज़्यादातर जिनको NSAIDs भी कहते हैं ना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, काफ़ी कॉमन यूज़ होते हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं इनके, खाने के लिए भी दवाइयाँ होती है। अक्सर और बेशतर मैंने देखा है कि ऐसे मरीज़ों को ख़ास तौर पर जो क्लिनिकल डिप्रेशन और एंग्जाइटी की कैफियत में होते हैं और उस वजह से बेसिकली उनको सर का दर्द या सर की तकलीफ़ होती है, ये दवाइयाँ मुसलसल खाने की वजह से उनके मैदे में अक्सर साथ मैदे में दर्द, जलन, गैस,
बदहज़मी और कोई ना कोई तकलीफ़ यानी मैदे के अंदर भी पैदा हो जाती है। सो वो जब फिर हम आगे हिस्ट्री मज़ीद लेते हैं कि इसके अलावा क्या तकलीफ़ है, यादाश्त कैसी है आपकी, आपकी तवज्जो, आपकी कंसंट्रेशन कैसी है। तो अक्सर लोग इसमें से ना, सब नहीं लेकिन अक्सर वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब अब तो मैं तवज्जो भी नहीं मेरी कायम रहती है। अगर स्टूडेंट कहते हैं मैं स्टडी पर नहीं फ़ोकस कर सकती हूँ, मुझे चीज़ें याद नहीं होती हैं, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ। रूटीन मैटर जैसे घर के होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, चाबी किधर रखी हुई है, किचन में चीज़ें कैसे रखी हुई हैं, तो वो छोटी छोटी जो घरेलू जो रूटीन की चीज़ें या बातें होती हैं कहते हैं वो भी भूल जाते हैं, जहन से उतर जाती हैं। अगर गुफ्तगू और बात हो रही हो तो बाज़ दफ़ा अगला बंदा जो बात कर रहा होता है वो भी उनको ना सही समझ नहीं आती, इसलिए कि अटेंशन और कंसंट्रेशन, दिमाग ना वो फोकस नहीं सही कर पा रहा होता है। फिर और जब हम पूछते हैं, अमूमन बाकी काफ़ी सारी और अलामात हैं जिसमें नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन वाली सोचें, हर वक्त टेंशन वाली, नेगेटिव, यानी बंदा जान भी छुड़ाना चाहता है लेकिन वो फिर भी उसकी जान नहीं छूट रही। कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बस में नहीं है। फ्यूचर के बारे में मायूस कुन ख्यालात, पास्ट के बारे में गिल्ट, बहुत ज़्यादा ना गिल्टी फीलिंग, कुछ छोटी छोटी बातें जैसे ज़िंदगी में इंसान से हो जाती हैं, गलतियाँ कोताहियाँ, उनका बहुत ज़्यादा गिल्ट और बोझ दिल पर ना लेकर ना ये लोग चल रहे होते हैं, जो बड़ा बाज़ दफ़ा अनबेयरेबल होता है। उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस का लेवल जो होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो सेल्फ़ एस्टीम होती है, और कई दफ़ा इस हद तक ये क्लिनिकल डिप्रेशन की अलामात शिद्दत इख्तियार करती हैं कि कई दफ़ा इंसान अपनी ज़िंदगी से भी ना यानी एक मायूसी वाली कैफियत आना शुरू हो जाती है। जो तो अल्लाह ताला एक बहुत ही नेक बंदे हैं और स्पिरिचुअली बहुत ही इनलाइटेंड हैं, चूँकि उनका सोचने का अंदाज़ ही ज़िंदगी के बारे में डिफरेंट होता है, तो शायद उनको वो चीज़ प्रोटेक्ट करती है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। लेकिन उमूमन एक आम बंदा जो है ना वो एक स्टेज पर जाके ना तो मतलब चूँकि मेरे वो भी दोस्त हैं, वो भी भाई हैं जो माशाल्लाह बहुत ही यानी उनका जो रिलीजियस जो आस्पेक्ट होता है उसमें बहुत ही रेगुलर यानी उनकी हर चीज़ चल रही होती है ज़िंदगी में, लेकिन वो भी कहते हैं डॉक्टर साहब सच्ची बात बताऊँ मुझे इसका डर भी लगता है, अल्लाह ताला से मैं मतलब डर लगता है, लेकिन मैं कई दफ़ा दुआ करता हूँ कि या अल्लाह बस अगर मतलब इसी हाल में या अल्लाह मुझे तू बस उठा ले। और जो हमने इस पहलू को, ये जो अलामत या सिम्टम है, चूँकि हया की वजह से और थोड़ा सा डर की वजह से डॉक्टर पूछते भी नहीं हैं, पेशेंट बताते भी नहीं हैं, लेकिन ये वो दिल की बातें हैं ना ज़ाहिर है। और हमने तो उनको इस तरह जिक्र करना होता है कि अगर कोई आपके गिरदो नवा में, आपके जानने वालों में ऐसा कोई इंसान है जिसके दिल में या जहन में या ज़ुबान पर इस तरह की बात आ रही है कि यार इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, बस मेरा दिल करता है बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, या मैं अपने आप को बस ऐसे दिल करता है ख़त्म कर लूँ अपनी ज़िंदगी, अगर इस तरह की सोचें तो इसको कहते हैं बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा मुमकिन है कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन की उस स्टेज पर गए। अच्छा, एक क्लिनिकल डिप्रेशन की भी आगे फिर स्टेजेस होती हैं। एक तो सब क्लिनिकल स्टेज होती है जिसमें अलामात आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन के लोग किस तरह उसको यानी कोप कैसे करते हैं, उसका मुकाबला किस तरह करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट या डिप्रेशन की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर तो बहुत ही इफेक्टिव हो, यानी रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, रूटीन बहुत अच्छी है, हेल्दी है, खाना पीना बहुत अच्छा है, हेल्दी है, और मुख्तलिफ रिलीजियस और स्पिरिचुअल यानी उनकी एक्सरसाइजेज और रूटीन इतनी अच्छी होती है कि वो ज़रा कोप कर लेते हैं इसके साथ। लेकिन फिर सब क्लिनिकल यानी सब क्लिनिकल का मतलब होता है हल्के दर्जे की, अभी तक बीमारी की सूरत नहीं होती लेकिन बीमारी बनती जा रही होती है, बीमारी की तरफ वो जा रहा होता है इंसान। सेकंड फिर जो फर्स्ट फिर स्टेज आती है वो माइल्ड का मतलब है हल्की फुल्की, यानी इतनी होती है कि तकलीफ़ तो बहुत बंदा महसूस कर रहा होता है, और ज़्यादातर ये मैंने जैसे कि सर पकड़ा होता है, सर का दर्द और सर से रिलेटेड कोई ना कोई सिम्टम, जिसमें दर्द ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा है। और इसमें दर्द की कैफियत ज़्यादातर लोग ये बताते हैं बोझ है, जैसे प्रेशर है सर के ऊपर ना, वज़न है बहुत, और इन जगहों पर अक्सर लोग कहते हैं दर्द है, या पूरे सर के ना ऐसे यानी इर्द गिर्द ऐसे लगते हैं जैसे कोई पट्टी बांधी हो किसी ने, या किसी ने अंदर से ना कोई खींच के ना जैसे बांध दिया हो ना। तो ये ख़ास तौर पर मैंने देखा है उसमें ज़्यादा है, अगरचे इसके साथ एसोसिएशन माइग्रेन या मीग्रेन जो एक सर दर्द होती है उसका और ये क्लिनिकल डिप्रेशन का भी आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है।
मतलब ये कि अगर बंदा डिप्रेशन में है तो उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि मीग्रेन ज़्यादा होगा, और अगर मीग्रेन की दर्द, जो दर्द शकीका भी उर्दू में इसको कहते हैं, जो आधे सर की दर्द होती है, तो इन लोगों में बहुत चांस होता है कि ये कहीं क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ किसी न किसी स्टेज पर चले जाते हैं। तो इनका आपस में यानी बड़ा गहरा ताल्लुक है। बस ये दोनों चीज़ें साइड बाई साइड चल रही होती हैं। तो अगर एक चीज़ की आप ट्रीटमेंट करें तो ऐसा मुमकिन है कि मरीज़ को पूरा फ़ायदा ना हो। इसका मतलब दूसरी चीज़ को भी आपने कंसीडर करना है, और जो भी इलाज या दवाई आप तजवीज़ करें, कोशिश ये फिर हम करते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को भी हम ट्रेनिंग जब देते हैं तो उनको कहते हैं ऐसी दवाई करें जो दोनों बीमारियों को एक साथ कवर कर सके। वो ऐसी अद्वियात हैं। तो उसके बाद फिर ये जो क्लिनिकल डिप्रेशन की माइल्ड यानी मामूली या कम दर्जे की डिप्रेशन, फिर मॉडरेट औस दर्जे की ना, इसकी शिद्दत औस दर्जे की होती है, दरमियाने दर्जे की। उसके बाद सवेयर, ये एक्चुअल जिस पर रिसर्च हुई है ना उसमें एक क्लासिफिकेशन दी हुई है, मैं उस हिसाब से मैं ये गुजारिशात पेश करूँ। सवेयर का मतलब बहुत शदीद तरीन चला जाता है डिप्रेशन की कैफियत। अच्छा, शदीद तरीन डिप्रेशन की कैफियत में जब चला जाता है तो इसके आगे फिर एक और स्टेज आती है। उस स्टेज के ऊपर ना इंसान ना तो अपना कोई काम कर सकता है, ना अपना ना दूसरों का कोई काम। यानी अगर प्रोफेशनल है, हमारे पास माशाल्लाह हर प्रोफेशन के लोग आते हैं, डॉक्टर साहिबान भी आते हैं, नर्सेज भी आती हैं, वकील हजरात भी आते हैं, हर प्रोफेशन के लोग, IT के लोग आते हैं। यानी इस स्टेज के ऊपर जब बीमारी चली जाए तो कहते हैं आप डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है, यकीन करें मुकम्मल बेबस हो गया हूँ। बल्कि अक्सर घर वाले आते हैं कि इनको क्या हो गया, ये तो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त यानी कारकुन थे, इतना ज़बरदस्त प्रोफेशनल काम भी, डोमेस्टिक भी, हर लेवल पर सोशल हर जगह बड़े एक्टिव थे। अब बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल ना बैठ गए, यानी बेबस हो गए। तो ये वो स्टेज आती है। फिर इसके अंदर एक और पेचीदगी पैदा होती है, उसमें उसको हम साइकोसिस कहते हैं। यानी डिप्रेशन की स्टेट में वो साइकोसिस, जिसमें बड़े अजीबो गरीब या आवाज़ें आती हैं, या स्मेल आनी शुरू हो जाती है, या उनको ख़ास मखसूस टेस्ट महसूस होना शुरू हो जाता है, या कानों में कोई ऐसी आवाज़ें आती हैं जो बड़ी वो भी परेशान कुन होती हैं, डिप्रेस करने वाली होती हैं, या उनको ये लगता है कि जैसे उनका जिस्म का कोई हिस्सा अंदर ना दिमाग मतलब है वो शायद ख़त्म हो गया है। बाज़ लोग हमारे पास पेशेंट, एक्चुअल जो पेशेंट्स पाकिस्तान में हमारी जो वतन अजीज़ में हम देखते हैं, इस शदीद तरीन स्टेज में कहते हैं कि मेरा दिल ख़त्म हो गया, अंदर से मेरा मैदा ख़त्म हो गया। यानी वो किसी न किसी चीज़ के बारे में समझते हैं कि अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, नाकारा हो गई है। फिर उनके अंदर ना एक और आ जाती है बाज़ ख्यालात के बस मुझे जना बस मतलब मर जाना चाहिए। और रिसेंटली जो एक केस हमने देखा है, लिटरली वो बड़ा हमारे लिए भी बड़ा वो जज्बाती और सेंटिमेंटल सीन होता है। वो जो पेशेंट थे जो हमारे पास आए, ज़रा हम नाम कभी भी नहीं लेते हैं, आइडेंटिटी नहीं डिक्लेयर करते हैं, लेकिन पब्लिक एजुकेशन के लिए, कम्युनिटी की एजुकेशन के लिए बाज़ ये चीज़ें शेयर हम करते हैं कि अगर आपके नॉलेज में ऐसा कभी कोई सिचुएशन है तो आपने उनकी रहनुमाई करनी है, क्योंकि ये सारी काबिल इलाज चीज़ें, और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो माहिर नफ्सियात होते हैं, उनका इतना इल्म और तजर्बा अल्लाह ताला उनको दिया होता है कि वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं और बेहतर इलाज कर सकते हैं। सो बात सर दर्द से शुरू होती है, लेकिन अंदर जब हम खोते हैं तो जैसे कहते ऐसे लगता है जैसे वो जो सर दर्द है ना, इस टिप ऑफ एन आइसबर्ग, यानी आइसबर्ग एक छोटा सा टिप नज़र आ रहा था, अंदर जब देखते हैं तो वो ह्यूज एक अंदर ना वो दिल की और जहन की बेचैनियाँ, उदासियाँ, परेशानियाँ उन्होंने घेरा होता है इंसान के दिल को भी, रूह को भी, जिस्म को, हर चीज़ को ना। सो उस स्टेज के ऊपर फिर पेशेंट बाज़ दफ़ा जो जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने बाकायदा जाके कफन ले आए अपना, लिटरली। और वो घर वाले जब उनके भाई साथ है तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम तो हैरान और परेशान हो गए, बंदा बड़ा अच्छा माशाल्लाह बड़े रिलीजियस थे, बड़ा अच्छा, इनकी बड़ी मेहनत से इन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी बनाई है, सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त इनका चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। कहते हैं कि ये इनको एक तो सर दर्द के अलावा रोना इनको आना शुरू हो जाता है, रोना शुरू कर देते हैं, जो पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। उसमें बड़ी वो एक बेबसी होती है, इसमें वाकई आंसू भी आ जाते हैं, और रोना जो आता है ना वो बंदे के बस में नहीं होता है। यानी पहले वो कभी भी बंदा नहीं रोया होगा ज़िंदगी में, लेकिन इसमें ये रुला भी देती है ये बीमारी, क्लिनिकल डिप्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ। और साथ वो कफन लेकर आ गया अपना। सो उस वक्त फिर हमारी ज़ाहिर वो एक मैंने कहा ये तो बड़ा चैलेंज है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला जो हमें तौफीक दी होती है, क्योंकि मैंने जैसे गुजारिश की कि अगर सही इलाज हो जाए, किसी एक्सपर्ट या कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट के ज़ेरे निगरानी मुकम्मल इलाज हो जिस पर चंद हफ्ते चंद महीने ज़ाहिर लगते हैं, तो काफ़ी हद तक ना इस बीमारी से निजात मिल जाती है, और बंदे की ज़िंदगी भी, उसकी सेहत भी, उसकी सलाहियतें भी, वो सारी की सारी यानी आप समझ लें कि सेफ्टी ज़ोन में आ जाती हैं, और दोबारा से बंदा अपनी पूरी आबो ताब के साथ, हिम्मत और कुव्वत के साथ अपने यानी जो
काम काज होते हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे वो माशरती हैं, चाहे वो अपनी कोई बिज़नेस रिलेटेड हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, घरेलू हैं, उनको करने के काबिल हो जाता है। इसमें अक्सर हमें लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं क्या मैं ठीक हो जाऊँगी या मैं ठीक हो जाऊँगी, डॉक्टर साहब क्या इसका कोई इलाज है? तो यकीनन इसका इलाज है। मैं मतलब पेशेंट्स को भी बताता हूँ जो हमारे पास आते हैं, और मैं सब लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अल्लाह के फजल करम से इंसान ठीक हो सकता है, यानी इसमें कोई मायूसी की बात नहीं। कुछ इसमें से केसेस होते हैं जिनमें चैलेंज होता है, जिनमें जेनेटिकली या तो उनका लोड बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स कि उनकी फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स को इस तरह की कोई बीमारी होती है, फैमिली हिस्ट्री जब हम पूछते हैं, या उनका बचपन में या पिछली उम्र में बहुत ट्रामा, यानी बहुत ही जिसको कहते हैं कुछ सदमे ऐसे उन्होंने झेले होते हैं, ऐसे दुख झेले होते हैं जो किसी भी इंसान को बुरे तरीके से मुतासर कर सकते हैं। इस तरह की हिस्ट्री मिलती है हमें, या फिर मौजूदा इस वक्त जो उनकी सिचुएशन होती है लाइफ की, उसमें कोई बड़े चैलेंजेस होते हैं बाज़ दफ़ा, चाहे वो घरेलू नोयत के हों, चाहे वो माशरती हों, चाहे वो फाइनेंशियल हों, कोई ना कोई यानी ऐसा एक इशू या चैलेंज होता है जिसकी वजह से उनके असाब में बहुत शदीद दबाव के शिकार होते हैं। वो फिर ये यानी क्लिनिकल जो डायग्नोसिस है हम इस तरह करते हैं, और इसमें देखें किसी भी लैब टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगरचे इन तमाम बीमारियों में अब जो रिसर्च हो रही है, इसके लेबॉर्ट्री टेस्ट भी अब आने शुरू हो गए। यानी जनरली समझा जाता है कि जो नफ्सियाती और ज़हनी या असाबी नोयत की जो बीमारियाँ हैं, ये बेसिकली ने एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है, सोजिश का एक प्रोसेस होता है जो चल रहा होता है, जिसमें दिमाग और असाब मुतासर होते हैं और खून के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इवन जो दिमाग का जो पानी होता है, जो बाज़ दफ़ा डॉक्टर साहबान कमर की हड्डी से निकालते हैं, उसको हम CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो लंबर पंक्चर करके LP करके उसमें से वो पानी निकाल के उसका भी तजिया करते हैं, उसमें भी चेंजेस नोट की गई हैं। लेकिन रूटीन में हम इसलिए नहीं ये यूज़ करते हैं टेस्ट कि ये बाज़ दफ़ा इस पर पैसा भी खर्च होता है, बाज़ दफ़ा काफ़ी तकलीफ़ दे भी होते हैं टेस्ट, और क्लिनिकल जो सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया में बेतहाशा भी रिसर्च हो चुकी है, उनकी बेसिस के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंटली यानी पूरे एतमाद से डायग्नोसिस भी हो जाता है, और यानी जो पैसा खामखा गैर ज़रूरी टेस्टों के ऊपर खर्च होना है वो हम कोशिश करते हैं वो इलाज के ऊपर खर्च हो जाए, और मरीज़ जो है ना वो अपनी यानी रूह बसेहत वापस अपनी सेहत मन जो ज़िंदगी ने उसकी तरफ आ जाए। स्टूडियो इंजीनियर साहब ने कुछ हमारे दोस्त हैं सामीन, उनके मैसेजेस हमें दिए हैं, बहुत शुक्रिया। सुबहान अली साहब हैं, शकील अहमद साहब हैं और नईम शाह साहब हैं, और उन्होंने नंबर का भी रिक्वेस्ट किया है। मैं इंशाल्लाह अभी नंबर भी आपके साथ ना शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में ना, एंड ऑफ द प्रोग्राम पर इंशाल्लाह। तो ये क्लिनिकल डिप्रेशन और जो क्लिनिकल एंग्जाइटी है, अब ये जो क्लिनिकल एंग्जाइटी का जैसे मैंने बताया था कि क्लिनिकल एंग्जाइटी में बाज़ दफ़ा इतना शदीद उसका अटैक होता है, घबराहट का और खौफ का, बंदा लगता है जैसे मेरा हार्ट अटैक मुझे हो रहा है ना, लिटरली। और उसमें भी काफ़ी और अलामात शामिल होती हैं, उनकी तफसील इंशाल्लाह बाद में प्रोग्राम में किसी में कवर करेंगे। लेकिन अगर क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ जाएँ तो इस पर आज ज़्यादा हमारा स्ट्रेस है। इसमें ज़्यादातर ये सर दर्द या सर से मुतल्लिका और आँखों से मुतल्लिका अक्सर कोई अलामात होती हैं, जिनके कई दफ़ा चेकअप भी हो जाते हैं, टेस्ट भी हो जाते हैं, या तो उन टेस्टों में और चेकअप जितने भी होते हैं, जैसे आई स्पेशलिस्ट हैं हमारे दोस्त, वो भी बार बार चेक करते हैं, या तो बहुत ही मामूली सी उसमें कोई यानी कमज़ोरी नज़र आती है, या बिल्कुल कोई इशू उसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, लेकिन मरीज़ दिन ब दिन उसकी तकलीफ़ और उसकी अजियत उसमें इजाफ़ा ही होता जाता है। वो जब फिर इलाज हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और ट्रीटमेंट में जो अद्वियात दी जाती हैं, कोशिश हमारी होती है कि ऐसी अद्वियात दी जाएँ। ये एक और बड़ा खौफ या ख़दशा फिर पेशेंट्स के जहन में आता है, जो पेशेंट्स हमारे साथ अपने शेयर करते हैं दिल की बातें, कि डॉक्टर साहब ये लोग कहते हैं कि ये दवाइयाँ बड़ी नशे वाली होती हैं, लोग कहते हैं कि ये दवाइयाँ बड़ी, इनकी तो आदत बन जाती है, इनसे तो बंदा अगले हाल से भी रह जाता है। अच्छा, मैं अमूमन अक्सर उनसे पूछता हूँ कि ये जिसने आपको ये बात कही है, क्या वो MBBS डॉक्टर हैं या कोई मतलब कंसल्टेंट है? कहते हैं नहीं, वो जो महल्ले वाले लोग हैं या रिश्तेदार वो कहते हैं। अच्छा, ये हमारी पब्लिक में अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी टेंडेंसी है हमारे कल्चर के अंदर कि लोग जो यानी आप समझ लें कि जो जैसे मेडिकल एक्सपर्ट्स का जो नॉलेज होता है ज़िंदगी भर जो उन्होंने गेन किया होता है ना, जो बात उनको करनी चाहिए वो हर बंदा आम पब्लिक में वो बात करता है, और अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद के ऊपर ना अक्सर ऐसा मरीज़ जिसको बड़ी ही मदद की और बड़ी रहनुमाई की और हेल्प की ज़रूरत होती है ना, उसको कोई ऐसी बात उनके जहन में वो डाल देते हैं जिससे वो मरीज़ इलाज से भी बेचारा दूर हो जाता है। तो
ये जो सवालात लोगों के जहन में आते हैं, इस पर इंशाल्लाह मज़ीद तफसील से किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। वो ये थे कि नशावर दवाइयाँ तो नहीं है डॉक्टर साहब, मैं सोता तो नहीं रहूँगा या मैं सोती तो नहीं रहूँगी सारा दिन, नींद तो नहीं आएगी। इसमें मेरी ये गुजारिश है कि आपका जो भी कंसर्न हो, जब आप डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास आएँ तो बिल्कुल अपने सारे कंसर्न्स, अपनी सारी उलझन वो आप शेयर करें और डॉक्टर साहब आपको बेहतर गाइड करेगा। ज़्यादातर यानी इसके इलाज में हम कोशिश ये करते हैं कि महज नींद वाली दवाई इस्तेमाल ना हो। अलबत्ता कुछ ऐसी दवाइयाँ ज़रूर होती हैं जब वो इंसान लेता है तो अगर उसकी नींद डिस्टर्ब है तो उसकी नींद काफ़ी बेहतर हो जाती है, अच्छी नींद हो जाती है। और चूँकि वो नींद काफ़ी दिनों से उनकी डिस्टर्ब हुई होती है तो शुरू के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चंद दिन ऐसा मुमकिन है थोड़ी सी मामूल से ज़्यादा उनको नींद आए। उसमें भी हमने बहुत इस पर रिसर्च की हुई है। ज़्यादातर इन लोगों में ये होता है कि बहुत रात को देर से 12, 1, 2 बजे जाके सोते हैं। हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आपने दवाई सिर्फ रात को लेनी है, दिन के टाइम पर अमूमन हम कोशिश करते हैं कि ऐसी दवाई ना दें। पर्टिकुलरली जिन लोगों का ये कंसर्न होता है ना कि मुझे सुबह मैं सोती ना रहूँ या नींद ना आए, तो रात को हम जल्दी दवाई देते हैं। पेशेंट्स को भी हम ये रिक्वेस्ट करें आप रात को जल्दी दवाई लें, खाना जल्दी खाएं और दवाई जल्दी ले लें। जल्दी सोएंगे तो सुबह तक उसका जो नींद का जो असर होता है दवाई का वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आप फ्रेश होकर अपना नाश्ता करें, दिन के काम काज करें, मतलब जो भी करें। फिर एक चेकअप नॉर्मली हम जल्दी करते हैं, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर या 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर चेकअप करते हैं। उस चेकअप का यही मकसद होता है कि जो दवाई या इलाज हमने तजवीज़ किया वो किस हद तक आपकी बीमारी को यानी बेहतर कर रहा है, कितनी बेहतरी या इम्प्रूवमेंट आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 हम उसमें ये चेक करते हैं कि क्या दवाई से किसी तरह का कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ है। साइड इफ़ेक्ट का मतलब है कि सूट ना कर रही हो। इसमें भी हमने देखा कि एक ही दवाई जो होती है बाज़ दफ़ा जब हम तजवीज़ करते हैं वो मिसाल के तौर पर 90% लोगों को ना बिल्कुल ठीक फ्रेंडली होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 10% में से 5% लोगों को थोड़ी बहुत कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, मतलब चक्कर आ गया या थोड़ा बहुत कोई मैदे पर बोझ महसूस हो गया या मिसाल के तौर पर नींद ज़रा ज़्यादा आनी शुरू हो गई। और बहुत कम परसेंटेज में लोग होते हैं जिनको ज़रा ज़्यादा कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो गया। नॉर्मली दवाइयाँ ये सेफ़ होती हैं। फिर भी जब मरीज़ आता है तो हम पूरा डिस्कशन उसके ऊपर होती है। फिर एक एक दवाई को हम स्टडी करते हैं कि कौन सी दवाई इनको सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। अगर कोई दवाई बीच में सूट ना कर रही हो तो उसको हम फिर ख़त्म या कर देते हैं या उसकी डोज़ को कम कर देते हैं और रीएडजस्ट करते हैं दवाइयों का नुस्खा। तो ये आप जब कभी किसी यानी स्पेशलिस्ट से या डॉक्टर से आपका रब्ता हो तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आप पूछ भी सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं। हमारी नॉर्मली कोशिश ये होती है कि मैं जो नींद वाली दवाइयाँ हैं जिनको बेंजोडाइज़ेपिन एक ग्रुप होता है वो कम से कम इस्तेमाल करें और शुरू करें कि जो ही उनका जो एक ख़ास उनका फ़ायदा होता है उनका भी दवाइयों का ना, वो जब मरीज़ को हासिल हो जाए तो उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उन दवाइयों को कम करके ख़त्म कर देते हैं। फिर एक आध कोई ऐसी दवाई लेते हैं जो बुनियादी तौर पर उस यानी बीमारी का या उस तकलीफ़ का जो क्लिनिकल डिप्रेशन है या क्लिनिकल एंग्जाइटी है उसका ताकि मुकम्मल कोर्स हो जाए और वो बीमारी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में आ जाए। जब कंट्रोल में आती है तो उन दवाइयों को भी फिर बाद में हम कोशिश करते हैं कि कम करके उनको स्टॉप किया जाए। ये इस चीज़ का से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि चंद एक केसेस ऐसे हमारे पास आ जाते हैं कि जिनको बीमारियाँ तो इतनी शदीद होती है या इतने अटैक हो चुके होते हैं या फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, कई फैमिली मेम्बर भी ऑलरेडी इस बीमारी का शिकार हो चुके होते हैं। तो जहाँ पर हम लगता है कि इस मरीज़ की सेहत को कोई रिस्क है तो वो रिस्क कैलकुलेट करके तो उस मरीज़ को बाद हम दवाई का कोर्स एक आध दवाई का कोर्स थोड़ा लंबा कराते हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ बाकायदगी के साथ अगर इलाज और चेकअप होता रहे तो नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत लंबा अरसा दवाइयाँ नहीं खाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और डॉक्टर इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस के ऊपर ना डिसाइड कर लेता है कि मेरे पेशेंट को कितनी दवाई की ज़रूरत है और कब ये दवाई कम करनी है, कब ख़त्म करनी है। और आप पूछ भी सकते हैं, ज़रा पेशेंट का एक हक़ भी है जब वो अच्छा फ़ील करें, जब बेहतर फ़ील करें तो उसके बाद अपनी दवाइयों का यानी बंद करने का भी ख़ास तरीका होता है दवाइयों का। जितनी भी दवाइयाँ हैं चाहे वो कोई भी बीमारी है ना, अमूमन ख़ासकर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इनका ट्रीटमेंट और कोर्स इसका ख़ास तरीका होता है दवाइयों को फिर बाद में स्टॉप करने का। तो आपके डॉक्टर आपको बेहतर गाइड करते हैं कि इस दवाई को कैसे स्टॉप करना है आपने, कैसे उसको डोज कम करनी है, कितने दिन वो गोली पूरी लेनी है, कितने दिन आधी लेनी है, कितने दिन पौनी लेनी है और कैसे उसको ना आपने आहिस्ता आहिस्ता कम करके बंद करना है ताकि आपको आपके एसाब का किसी तरह कोई बोझ भी ना पड़े, उसके विड्रॉल इफ़ेक्ट्स भी ना हों दवाई के और आपकी बीमारी जो ना या आपकी तकलीफ़ वो भी ना हो। तो एक बड़ा स्टेप वाइज मैं लोगों को जैसा जहाज़ पहले वो करता है टेक ऑफ करता है, फिर जहाज़ आहिस्ता 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 लैंडिंग करता है, ऐसे
आराम से। तो ये दवाई का जो भी कोर्स होता है ना, ये शुरू में हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं, कम डोज से शुरू करते हैं, साथ साथ मॉनिटर करते हैं हर चेकअप में कि मरीज़ कितना बेहतर हो गया, बीमारी कितनी किस हद तक कंट्रोल हुई। फिर एक ख़ास लेवल जो उसका दवाई का होता है, खुराक, वो अचीव करते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो दवाइयों का ना कम करते 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 कोशिश करते हैं कि वो दवाइयाँ स्टॉप हो जाएँ या ख़त्म हो जाएँ। बहुत सारे पेशेंट्स में बाज़ दफ़ा दोबारा से वो तकलीफ़ नहीं होती है, ख़ासकर वो पेशेंट जो फ़ौरन इलाज जिनका शुरू हो जाता है, जल्दी इलाज शुरू हो जाता है, या जिनकी ज़िंदगी में कोई रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं, ना पास्ट में ना प्रेजेंट में, ना उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, उनमें नॉर्मली मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा दोबारा फिर दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े भी तो हमें पता भी चल जाता है, एक जो सेशन होता है ट्रीटमेंट का, जो हमारे साथ पेशेंट्स कई साल से चल रहे होते हैं, हमें पता होता है कि खुदा न खास्ता अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम हुई तो हमने क्या करना है। तो उनके इलाज में ये बड़ी आसानी, तो फ़ौरन पेशेंट को भी पता होता है, डॉक्टर को भी पता है कि मैंने करना क्या है, ताकि वो आपकी ज़िंदगी को, आपकी खुशियों को, आपके सुकून को और आपके जितने भी यानी मामलात होते हैं वो बीमारी उनको मुतासर ना कर सके, और यानी आप उतनी शदीद तकलीफ़ में ना दोबारा से चलें। जैसे वो मैंने अर्ज़ किया कि सीवियर जो शदीद तरीन जो जब इसका आ जाता है, शिद्दत पर आ जाती है बीमारी, तो उस वक्त तकरीबन सब कुछ छिन जाता है इंसान से ना। सो ये चंद एक गुजारिशात थी कि यानी ये बीमारियां जो ज़हनी, नफ्सियाती और एसाबी नोयत की जो बीमारियां हैं, हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स उन अलामात के साथ नहीं आते हैं। ज़्यादातर सर दर्द, ये सर की किसी भी तरह की किसी तकलीफ़ या प्रॉब्लम के साथ आते हैं। जब हम तफसील से उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनसे डिटेल से इंटरव्यू करते हैं, तो फिर पता चलता है कि ये तो अंदर बहुत एक शदीद किस्म की बीमारी और एक कर्ब और एक अजियत वाली कैफियत से इंसान गुजरा है, और उसकी बेसिस के ऊपर डायग्नोसिस होता है। जब वो बीमारी कंट्रोल होती है, तो चाहे वो सर का दर्द है, चाहे जो भी तकलीफ़ होती है, अमूमन आहिस्ता 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 वो भी कंट्रोल होके काफ़ी हद तक ना यानी वो कंफर्टेबल हो जाती है इंसान की ज़िंदगी। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था आज के हवाले से। मैंने कहा एक तो देखा जाए कि क्लिनिकल एंग्जाइटी या क्लिनिकल डिप्रेशन ये कैसे बाज़ मुतासर करती है, जिसमें आपको लगता है कि शायद मुझे कोई दिल की तकलीफ़ है, या ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे सर में, ज़्यादातर लोगों को यही होता है, फ़िक्र होती है कि शायद डॉक्टर साहब मेरे सर में तो नहीं है कुछ। इसमें एक बड़ी और दिलचस्पी होती है, बाज़ बार सर ऐसे लगता है सर में कोई हिल रहा है, तो ये जो हिलने की कैफियत है ना, ये बड़ा परेशान कौन कर देती है। मसलन हमें पेशेंट बताते हैं कि मैं रुकू जब करती हूँ तो उसमें ऐसे लगता है मेरा सर हिल रहा है, या सुजूद में जब जाती हूँ, सजदे में जाती हूँ, या उठते बैठते हुए डॉक्टर साहब ऐसे लगता है मेरा सर अंदर से सर हिल रहा है, या एकदम से बाज़ अगरचे उसकी और बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे एकदम से चक्कर सा आ जाता है। इस तरह की यानी बहुत सारी सर से मुतल्लिक़ बहुत सारी जो अलामात होती हैं वो किसी और बीमारी की वजह से भी हो सकती हैं। ज़ाहिर है उसको तो इलाज करना ज़रूरी है, लेकिन वो पेशेंट जिनको इलाज के बावजूद, टेस्टों के बावजूद बीमारी पता नहीं चल रही होती है, या बीमारी में अफाका नहीं आ रहा होता है, उनमें अक्सर व बेशतर फिर ये क्लिनिकल डिप्रेशन या क्लिनिकल एंग्जाइटी ये चल रही होती है। जब इसका इलाज होता है तो फिर उनको ना बाकायदा यानी उनसे अलामात से भी निजात मिल जाती है, बीमारी भी उनकी कंट्रोल हो जाती है, और सिचुएशन भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। सो आज की जो गुफ्तगू थी उसमें हमने इस चीज़ को कवर किया कि सर दर्द जब मरीज़ को होता है, तो सर दर्द जो ज़ाहिर एक अलामत है, तो इसमें असल में बीमारी क्या क्या हो सकती हैं। सो जिस्मानी बीमारियां भी हो सकती हैं, बिल्कुल उनका बाकायदा जो मुतल्लिक़ा जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इलाज भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, लेकिन जब उन टेस्टों में इलाज से ना अफाका हो रहा तो इसमें अक्सर व बेशतर क्लिनिकल एंग्जाइटी या क्लिनिकल डिप्रेशन होती है। अगर उसका इलाज किया जाए तो उससे ये सिचुएशन बेहतर हो जाती है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम का वक्त चूँकि अभी ख़त्म हो रहा है, तो इजाज़त लेने से पहले नंबर भी आपसे शेयर कर देते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है 0332 9807701। मैं नंबर दोहरा देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ नंबर 0332 9807701। इसके साथ ही फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।